कल हमने चौथे लेसन में असंग जनन के बारे में पढ़ा। असंग जनन अर्थात जनन की विशिष्ट विधियाँ। सामान्यतः पौधों में, चाहे वो आप बीज या कोई अन्य हो, उनमें दो ही जनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पौधों में विशिष्ट प्रकार की जनन विधियाँ होती हैं, उनको हम जनन की विशिष्ट विधियाँ कहते हैं। उसमें हमारा पहला असंग जनन, इसके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। अर्थात इसमें लैंगिक जनन का किसी ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन होता है जिसमें नए पौधे का निर्माण हो जाता है, भ्रूण और बीज बनता है, परंतु उसके बनने के दौरान अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन नहीं होता, उसे असंग जनन कहते हैं। और ये मुख्यतः दो प्रकार का है, एक है बीजाणुविद और एक है युग्मकोद्भिद। बीजाणुविद का मतलब जब बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो, ठीक है, उसे कहते हैं बीजाणुविद। और यदि भ्रूण कोश की किसी अगुणित कोशिका से हो, उसे युग्मकोद्भिद कहते हैं, चाहे वो अगुणित अंड कोशिका हो या अगुणित सहायक कोशिका। ये मेन यही है। उसके बाद प्रोफेसर पंचानन महाशय ने उसको अलग तरीके से बांटा है। जो भारतीय भ्रूणिकी वेता, भ्रूणिकी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उसको अनावर्ती और पुनरावर्ती बांटा, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की। आज है असंग जनन का महत्व, यानी इसका सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है। स्पष्ट है कि असंग जनन एक ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्रण अर्थात अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन न हो। जनन भी हो जाए लेकिन अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन न हो। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? इसमें गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। गुणसूत्रों का पृथक्करण, गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और इसमें होता है युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन। तो चूंकि असंग जनन है तो उसमें न तो गुणसूत्रों का पृथक्करण भी नहीं होगा, क्योंकि ये दो घटनाएं नहीं होनी है, तो अर्धसूत्रण नहीं होना है, गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं होना है, और न ही निषेचन अर्थात युग्मकों का संलयन भी नहीं होना है। इसलिए जो नए जो पौधे बनते हैं वे हूबहू मातृ पादप के समान ही होते हैं। जैसे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि असंग जनन के दौरान अर्धसूत्रण और निषेचन नहीं होता, इसका मतलब गुणसूत्रों का पृथक्करण आइसोलेशन और उनका फिर युग्मों का संलयन, फिर उसे पुनर्योजन भी नहीं होता। तो जितने भी जो पौधे बनते हैं असंग जनन के द्वारा, वे सभी नए पौधे मातृ पादप के समान ही होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। इसका मतलब इस तरह से हम क्या करते हैं, उनके क्लोन बना सकते हैं। क्लोन का अर्थ भी ये होता है हूबहू, जिसमें आनुवंशिक रूप से वह मातृ या जनक पौधे के समान हो, उसी को क्लोन कहते हैं। तो असंग जनन के द्वारा जो नए पादप विकसित किए जाते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन नहीं होता, अर्थात गुणसूत्रों का पृथक्करण और पुनर्योजन भी नहीं होता। इसलिए जो नए पादप बनते हैं वे मातृ पादप के समान होते हैं और उनसे उनका क्लोन तैयार किया जा सकता है अच्छे गुणों में। और दूसरा, क्योंकि इसमें भ्रूण और बीज का विकास तो होता है, भ्रूण और बीज का विकास होता है बिना निषेचन और अर्धसूत्रण के, इसका मतलब अलैंगिक द्वारा होता है। भ्रूण और बीज का विकास हो जाता है, परंतु इस दौरान ये जो घटनाएं नहीं घटती, इसका मतलब वो अलैंगिक जनन है। तो ऐसे बीजों से हम उन पौधों के अनेक क्लोन संततियां बड़े पैमाने पर प्राप्त कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। तीसरा है कि जो हमारे फसली पादप हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा इत्यादि, ठीक है, इनके अच्छे गुणों को हम असंग जनन द्वारा लगातार बना सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर फसली पादपों में परागण होता है, निषेचन होता है, तो गुणों में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अगर अच्छे गुण वाले हों तो फसली पादपों में असंग जनन द्वारा उसके गुणों को हम लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। और चौथा पॉइंट है, क्योंकि असंग जनन से निषेचन शुरू है तो इससे हम संकर जो पादप होते हैं, संकर पादप जिनमें दो अलग अलग पौधों के गुण एक में आते हैं। माना एक पादप है, ठीक है, एक पादप है
और उसमें प्रोटीन अंश अच्छा है, और दूसरा पादप है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। एक में प्रोटीन अंश अच्छा है और एक में रोग प्रतिरोधक है, और इन दोनों के संकरण से जब हम एक नया पादप बनाते हैं उसमें दोनों के गुण आ जाते हैं। इसे कहते हैं संकर ओज। संकर ओज, ये जो हाइब्रिड है संकर है वह दोनों गुणों से युक्त होता है। ओज मतलब अच्छे गुणों वाला, ठीक है। तो इसमें इन दोनों के संकरण से बनने वाले स्वाद में प्रोटीन अंश भी अच्छा होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी। तो ऐसे पादपों का हम क्या कर सकते हैं, संकर पादपों के गुणों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। तो ये असल जनन की महत्व है, क्योंकि असल जनन में अर्थसूत्र और निषेचन नहीं होता, अर्थात दूसरा पृथक्करण और युग्म का समय नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए जो मातृ पादप के समान हम बोल ना सकते हैं। दूसरा, क्योंकि इसमें भ्रूण और बीज का विकास होता है, उसमें ये दो घटनाएं नहीं घटती हैं तो अलग ही तरह से बीज होते हैं, इसलिए हम उनकी नई क्लोन संततियां बना सकते हैं। फिर है फसली पादपों में असल जनन के द्वारा उनके गुणों को लंबे समय तक प्राप्त कर सकते हैं। और जो संकर पादप बताया था भी, संकर पादप जो है वो दोनों जनकों से अच्छे गुणों वाला होता है, उसके गुणों को भी लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। अब आगे अनिषेक बीजता और निषेक बीजता, अर्थात एक गैमो स्पर्मी, एक गैमो स्पर्मी। और यहाँ पे पहले चैप्टर था ए माने नॉट या विदाउट, गैमोस मीन्स माने सीड, सॉरी गैमीट युग्मक, और स्पर्म माने सीड। बिना युग्मक संलयन के बीज का बनना, यह भी एक प्रकार का असल जनन या विशिष्ट विधि है जनन की। तो अनिषेक बीजता। अब इस प्रकार के जनन में जो जनन इकाई होती है, यानी कि एक पौधे से दूसरा पौधा बनना, जनन इकाई, इसको प्रवर्ध या प्रवर्ध्य भी कहते हैं, ठीक है। और बीज और भ्रूण तो होता ही होता है, बीज होता है भ्रूण होता है, परंतु इस बीज और भ्रूण के बनने में, इस बीज और भ्रूण के बनने में कौन सा अर्धसूत्रण, मियोसिस व निषेचन यानी कि युग्मक संलयन जैसी घटनाएं नहीं घटती हैं। इसका मतलब है कि एक पौधे में भ्रूण भी बन गया, बीज भी बन गया, परंतु उस भ्रूण और बीज के बनने में जो कि जनन इकाई है उससे नहीं होता है। इसलिए उसके जो गुण होंगे वो पूरा मातृ पादप के समान होंगे, और वो चाहे आपके बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिका से बना हो, वह बीज या भ्रूण है बीजांडकाय या अध्यावरण जो कि 2n होता है, इससे बना हो तो बीज होंगे द्विगुणित और भ्रूण भी द्विगुणित। लेकिन यदि वो भ्रूण कोश की n या 2n कोशिका से हो, आमतौर पर भ्रूण की कोशिका n होती है, लेकिन यदि अर्धसूत्री विभाजन पूरा न हो तो वह 2n भी हो सकता है। इसे इसको बोलते हैं असामान्य और सामान्य। सामान्यतः भ्रूण कोशिका n होती है सामान्यतः, क्योंकि भ्रूणकोश अवरुद्ध होता है उस कोशिका में, लेकिन असामान्य भ्रूणकोश अर्थात भ्रूणकोश के निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन पूरा नहीं होने पर वह n न होकर 2n हो सकता है। इससे भी क्या है, या वो बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित या असामान्य भ्रूणकोश की द्विगुणित कोशिका से बीज और भ्रूण बनता है, ठीक है, जिसके लक्षण पूरा मातृ पादप के समान होते हैं। इसको हम कहते हैं अनिषेक बीजता। और इसका प्रभाव वही है क्या कि हम मातृ पादप के गुणों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा, अपस्थानिक भ्रूणता, अर्थात एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। क्यों अपस्थानिक भ्रूणता में यही होता है, जब किसी भ्रूण या बीज का विकास बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिका से हो तो उसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। यानी भ्रूणकोश के बाहर चाहे वो बीजांडकाय हो या अध्यावरण हो,
उपस्थानिक भूमिका भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है टॉपिक एक है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन जिसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। माइक्रोवेव सूक्ष्म और प्रवर्धन, इसको हम दूसरी भाषा में ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि कोई कई पौधे ऐसे होते हैं जैसे जो व्यावसायिक महत्व के होते हैं, व्यावसायिक महत्व के, कमर्शियली इंपॉर्टेंट, और औषधीय महत्व के होते हैं, औषधीय महत्व के होते हैं, जैसे सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, या कुछ अच्छे फूल है, ग्लेडियोलस है, ट्यूलिप है, ठीक है, क्राइसैंथेमम है। तो ये ऐसे है, उनका कुछ का व्यावसायिक महत्व है और कुछ का औषधीय महत्व है। ऐसे पौधे धीरे धीरे हमारे द्वारा जो है जंगलों का विनाश करने से या ग्लोबल वार्मिंग ये पौधे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इनको बनाए रखने के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन एक अच्छी तकनीक है। इसमें क्या करते हैं, जो पौधा है तो धीरे धीरे आप विलुप्त होने के कगार पर है, ऐसे पौधों को बचा सकते हैं, जबकि उनका व्यावसायिक और औषधि महत्व है। तो पौधे के जड़, तना और पत्ती ये इसके काई भाग होते हैं, काई भाग होते हैं। तो उसके जड़ से या तने से या पर्ण या पत्ती से कुछ कोशिकाएं लेते हैं, कुछ कोशिकाएं लेते हैं, एक या एक से अधिक कोशिकाएं लेते हैं। ठीक है, चाहे पर्ण से लो, चाहे तने से लो, चाहे जड़ से लो। ध्यान है ये तीनों ही कायिक भाग है, कायिक भाग है, जनन भाग नहीं है, क्योंकि इसमें पुष्प को होना नहीं है, पुष्प जनन भाग होता है। ठीक है, तो किसी व्यवसायिक या औषधीय महत्व के पौधों के जड़, तना या पत्ती से कुछ कोशिकाओं को अलग करते हैं, जिन्हें कर्तोतक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्तोतक या एक्सप्लांट, क्या कहते हैं, एक्सप्लांट। ठीक है, अब चूंकि ये पादप शरीर से अलग कर दिए गए हैं तो ये जीवित नहीं रहेंगे, इसे पहले से ही क्या तैयार करते हैं, कृत्रिम पोषक माध्यम, कृत्रिम पोषक माध्यम, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम, जिसमें अकार्बनिक लवण, शुगर या शर्करा, कुछ विटामिन, हार्मोन आदि का एक घोल होता है, पोषक पदार्थों का घोल होता है, जो आर्टिफिशियली बनाया गया है, कृत्रिम से बनाया गया है। इन जड़, तना या पत्ते से निकाल लिए कर्तोतक या कोशिकाओं को आपने इसमें डाल दिया। ठीक है, वे इससे पोषण प्राप्त करेंगे, अर्थात मरेंगे नहीं, डेड नहीं होंगे, क्योंकि वो अब तक तो पौधे पर था, पौधे से प्राप्त होगा, पौधे से अलग हो गया, लेकिन अलग करने के तुरंत बाद हमने वो माना गया, पहले निर्जलीकृत कर दिया, अर्थात कोई जीवाणु, कीटाणु, विषाणु न रहे, उसको साफ कर दिया, स्टेरिलाइज। उसके बाद कहाँ डाल दिया, कृत्रिम पोषक माध्यम इसमें डाल दिया, और वे कोशिकाएं इसमें से लगातार पोषण प्राप्त करते रहेंगे, तो पोषण प्राप्त करेंगे तो वृद्धि करेंगे, और वृद्धि के बाद में सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन भी हुआ। जो तंत्र कोशिकाएं हमने दी थी, वे कोशिकाएं लगातार विभाजन करने के बाद पोषण प्राप्त करके विभाजन करेंगे, और उसमें एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह बना लेंगे, अविभेदित कोशिका समूह, जिसे कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ध्यान से सुनिए, किसी व्यवसायिक या औषधीय महत्व के पादप जिनकी संख्या लगातार कम हो जा रही है, उनको बनाए रखने के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए हम उस पादप के जड़, तना या पत्ती से कुछ कोशिकाओं को लेते हैं, जिन्हें एक्सप्लांट या कर्तोतक कहते हैं। ठीक है, और उनको निर्जलीकृत या स्टेरिलाइज करने के बाद कृत्रिम पोषक माध्यम में रखकर रख देते हैं। वे पोषण प्राप्त करते हैं, वृद्धि करते हैं और कोशिका विभाजन करते हैं, और एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनाते से कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस। अविभेदित का मतलब है कि सारी कोशिकाएं एक समान है, उनमें कोई विभेद नहीं है, ऑल आर सिमिलर। अब इस कैलस से हमें फिर नए पादप बनाने हैं, तो क्या करते हैं, अब उसे एक दूसरे पात्र में डालते हैं, जिसमें दो हार्मोन, एक का नाम है ऑक्सिन और दूसरे का नाम है जिबरेलिन। ऑक्सिन पर जिबरेलिन के
ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रखते हैं और जिबरेलिन की मात्रा साइटोकाइनिन ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन, यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और साइटोकाइनिन की मात्रा कम रखें, अनुपात मोर देन 50%, 60, 70 और ये 30 या 40, तो ये ज्यादा हो जाए। ऐसे में पहले इनसे जड़ों का विकास होता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो जड़ों के विकास को प्रेरित करता है, ठीक है। और जब जड़ों का विकास हो गया तो अब इनका अनुपात उल्टा कर दिया। अब दूसरा क्या कर दिया, ऑक्सीजन की मात्रा कर दी कम और साइटोकाइनिन ज्यादा, तो साइटोकाइनिन जो है वो परलोक के विकास को प्रेरित करता है। इस तरह से हम उस अविभेदित कोशिकाओं के समूह या कैलस से अनेक पौधे प्राप्त करते हैं, वो भी छोटी सी जगह में, जैसे परख नली में यानी टेस्ट ट्यूब में या फिर बीकर में या फिर फ्लास्क में। ये सब प्रयोगशाला में किए जाते हैं। प्रयोगशाला में नियंत्रित कंडीशन में, जहाँ तापमान आर्द्रता, क्योंकि प्रयोगशाला का कोई प्रयोग करते हैं तो उसके बाहर के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाहर सर्दी है या गर्मी है या बरसात है, उससे कोई बदल क्यों, अंदर हमने ये क्या है, सब कुछ टेम्परेचर कंट्रोल कर रखा है, मॉइस्चर कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, पोषण हमने उसको दे रखा है, और सिर्फ हमें हार्मोन की मात्रा को कंट्रोल करना है। जब हम ऑक्सीजन ज़्यादा रखते हैं, साइटोकाइनिन कम रखते हैं, तो पहले जड़ों का विकास होता है, और जब जड़ों का विकास हो गया तो हमने अब ऑक्सीजन को कम कर दिया और साइटोकाइनिन को ज़्यादा कर दिया, तो पढ़ो। तो एक परख नली में या बीकर में या फ्लास्क में हम उन तंत्र कोशिकाओं से, जो जिसका नाम कर्तोत्तक था, अनेक पादप प्राप्त कर सकते हैं। जबकि मूल पादप भी बना हुआ है, उसमें से हमने कुछ कोशिकाएं तो ली हैं, बाकी पादप तो है ही है। इस तरह से हम एक पौधे से लाखों पौधे तैयार कर सकते हैं, जो कि हूबहू इस पौधे के क्लोन होते हैं, अर्थात उनके गुण इस मातृ पादप के समान ही होते हैं। इसका नाम है सूक्ष्म परिवर्तन या ऊतक संवर्धन। वंस अगेन आई रिपीट, जब कोई व्यवसाय या औषधि महत्व का पौधा विलुप्त होने के कगार पर है, जिनकी संख्या कम है, उसका महत्व ज़्यादा है, ऐसे अश्वगंधा, शतगंधा, गुड़हल और, ठीक है, या सुंदर पुष्प प्रदान करने वाले चमेली, मोगरा, ग्लेडियोलस, सदाबहार, तो उन पौधों के जड़, तना या पत्ती यानी काई भाग में से किसी एक में से कुछ कोशिकाओं को अलग कर देते हैं, उसे कर्तोत्तक या एक्सप्लांट करते हैं, और उस कर्तोत्तक या एक्सप्लांट को पहले से ही तैयार किए गए कृत्रिम पोषक माध्यम में डाल देते हैं, ताकि वो पोषण प्राप्त करते रहें। इससे पहले निजर्मीकरण करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि कहीं उसमें कोई रोग न लग जाए, जीवाणु या बैक्टीरिया वायरस का, ठीक है। धीरे धीरे वो पोषण प्राप्त करते हैं, आकार में बड़े होते हैं, वृद्धि करते हैं, विभाजन करते हैं और अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह बनाते हैं, जिसे कैलस कहते हैं, ठीक है। और वो कैलस के माध्यम से हम पौधे के पुनरुत्पादन, जड़ का भी और परों का भी, यदि हमें जड़ का उत्पादन पहले करना है और परों का बाद में, तो ऑक्सीजन की हार्मोन की मात्रा को ज़्यादा करते हैं, जो जड़ों को प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन की मात्रा कम करते हैं, और जब जड़ें विकसित होती हैं तो इस अनुपात को उल्टा कर देते हैं। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम, साइटोकाइनिन की ज़्यादा, और फिर परों का ज़्यादा। इसलिए एक छोटे से स्थान पर प्रयोगशाला में, चाहे वो परख नली हो, बीकर हो या फ्लास्क हो या पेट्री डिश हो, ठीक है, उसमें हम कुछ कोशिकाओं से कई नए पादप तैयार करते हैं, उसके बाद प्रक्रिया चलती रहती है। इस एक सबसे बड़ी बात है कि ये सभी क्रिया प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड या नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, जिससे इस पर बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी का नाम है सूक्ष्म परिवर्तन। अगला टॉपिक है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता अर्थात पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली माने मेनी या बहु, एम्ब्रियोनी माने भ्रूणता। आपने देखा आवृत बीजी पादप अर्थात पुष्पी पादप, पुष्पी पादप एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इन आवृत बीजी पौधों में निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदलता है और अंडाशय फल में, बीजांड बीज में और अंडाशय फल में। इनका बीज इस फलनुमा आवरण से ढका रहता है, आवृत रहता है, नाम है आवृत बीजी। बीज के बाहर आवरण को
हो जाए तो आमतौर पर आवृत्ति बीजी पौधों में एक बीज में प्राय एक भ्रूण होता है। बीज एक है तो भ्रूण भी एक है, भ्रूण भी एक है। आवृत्ति बीजी पादपों में सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है, ठीक है। जबकि अनावृत बीजी पौधे यानी कि जिम्नोस्पर्म, जिम्नो माने नेकेड, नग्न, जैसे चील है, देवदार है, मोरपंखी है, ठीक है, एबीज है, पीसिया है, टेक्सस है, इनमें एक बीज में अनेक भ्रूण पाए जाते हैं। एक ही बीज में अनेक भ्रूण पाए जाते हैं, जो कि एक सामान्य घटना है, कॉमन है। अनावृत बीज में एक बीज में एक कई भ्रूणों का पाया जाना सामान्य सी बात है। लेकिन आवृत बीजी पादपों में एक बीज में प्राय एक ही भ्रूण होता है। लेकिन यदा कदा या बहुत कम वंश, कुछ वंश ऐसे हैं, कुछ जीनस ऐसे हैं जिनमें एक बीज में जो है कई भ्रूण पाए जाते हैं, कई भ्रूण पाए, इसी का नाम है बहुभ्रूणता। ध्यान रहे, आवृत बीजी में समझा है। जिम्नोस्पर्म या अनावृत में ये सामान्य घटना है, जो आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो चील हो, देवदार हो, ठीक है, पीसिया, मोरपंखी, चील है। लेकिन आवृत बीजी पौधों में सामान्यतः नॉर्मली जो है एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वंश या पादप हैं जिनके एक बीज में अनेक या कई भ्रूण पाए जाते हैं, इस घटना को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। और आवृत बीजी पौधों में इसका अध्ययन सर्वप्रथम जो है ल्यूवेनहॉक, कई नाम सुना होगा आपने सर, ल्यूवेनहॉक सबसे पहले जीवित कोशिका देखने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने 1719 में किया, 1719 यानी कि आज से 300 साल पहले, ठीक है। संतरे में किया, संतरे में। जैसे बोला मैं, आवृत बीज में एक बीज में कई भ्रूण का होना बहुभ्रूणता कहलाता है, जो कि बहुत ही रेयर, दुर्लभ घटना है, क्योंकि सामान्यतः बहुत होता है। और इसका अध्ययन सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने 1719 में संतरे में किया था। अर्थात संतरे के एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा तंबाकू, इसके अलावा जामुन, इसके अलावा क्रोटोलेरिया या इनमें भी ये घटना देखी गई है, ठीक है। तो बहुत दुर्लभ घटना है, बहुत कम वंश हैं, बहुत कम पादप हैं जिनमें एक बीज में कई भ्रूण पाए जाते हैं, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले 1719 को संतरे में देखा था। उसके अलावा तंबाकू में, जामुन में, क्रोटोलेरिया, एलियम में, इनमें भी ऐसी घटना पाई गई है। लेकिन एक खास बात है, जितने में भी ये बहुभ्रूणता पाई गई है, उनमें से भ्रूण के परिपक्व होने के दौरान, भ्रूण के परिपक्व होने के दौरान शेष सभी भ्रूण नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही भ्रूण परिपक्व हो पाता है, एक ही भ्रूण परिपक्व हो पाता है, बाकी शेष नष्ट हो जाते हैं। अर्थात आगे केवल एक ही भ्रूण बच जाता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। बेंडा एक एपिफाइट अर्थात अधिपादप है। अधिपादप वो होते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं। बेंडा एक ऐसा अधिपादप है जिसमें भ्रूण के परिपक्व होने के दौरान भी एक बीज में एक से अधिक सक्रिय भ्रूणकोष पाए गए हैं, सक्रिय भ्रूण पाए गए, भ्रूण पाए गए हैं। इसका मतलब इनमें तो क्या था कि जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, भ्रूण परिपक्व हो रहा है, एक ही सक्रिय का बाकी नष्ट जाते हैं। लेकिन बेंडा में तो एक अधिपादप है, एपिफाइट है, उसमें बीज के परिपक्व होने के बाद भी एक से अधिक भ्रूण सक्रिय पाए गए हैं। तो बहुत सिंपल सा है कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण हैं, कम है और ये। तो सामान्यतः आवृत बीजी पादपों में एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है, लेकिन जब एक बीज में कई भ्रूण पाए जाते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं, जिसका अध्ययन सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने संतरे में किया था। इसके अलावा तंबाकू में, एलियम में, क्रोटोलेरिया में, जामुन में भी पाया जाता है। और उनमें से बीज के परिपक्व होने के दौरान केवल एक ही भ्रूण क्या है वह सक्रिय होता है, जबकि अन्य भ्रूण नष्ट होते हैं। लेकिन बेंडा में जैसे। अब प्रश्न है बहुभ्रूणता का कारण।
भ्रूण का विदलन, यानी कि क्लीवेज, विदलन में होता है क्लीवेज ऑफ प्रोइम्ब्रियो। दूसरा, बीजांड में भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अलावा, अंड कोशिका के अतिरिक्त या उसके अलावा किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास, किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास। अंड कोशिका से तो होगा ही होगा, फिर उसके अलावा किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण का विकास हो जाता है, तो एक से भी भ्रूण बन जाते हैं। और तीसरा है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोषों की उपस्थिति, भ्रूण कोषों की उपस्थिति, क्योंकि आमतौर पर एक बीजांड में एक भ्रूण कोष होता है और एक भ्रूण कोष में एक अंड कोशिका होती है, तो एक ही भ्रूण बनता है। लेकिन जब एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष हों तो प्रत्येक भ्रूण कोष में एक अंड कोशिका होगी और हर अंड कोशिका से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, ये भी कारण होता है। और चौथा है अपस्थानिक भ्रूणता, अर्थात बीजांड काय या अध्यावरण की कोशिका से भ्रूण का विकास, ये 4 कारण हो सकते हैं। पहला, प्राग भ्रूण का विदलन। दूसरा, भ्रूण कोष में अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का बनना विकास। तीसरा, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोषों की उपस्थिति। और चौथा, बीजांड काय जो भ्रूण कोष के बाहर होता है या अध्यावरण की कोशिका से भ्रूण का विकास। पहला देखो, प्राग भ्रूण का विदलन, क्लीवेज ऑफ पोलीइम्ब्रियोनी, या इसको विदलन बहुभ्रूणता भी कहते हैं। आपको पता है कि निषेचन के बाद अंड कोशिका युग्मनज बन जाती है। ये अंड कोशिका थी एन और नर युग्मन से मिलकर क्या हो गया, 2n बन गया, से युग्मनज कहते हैं, और इस युग्मनज में हमने भ्रूण का विकास आपको तीसरे चैप्टर में बताया था कि इसमें विभाजन होता है। एक होती है शीर्षक कोशिका, एक होती है आधारिक कोशिका, ये निर्माण की है और इसी बात में भ्रूण बनता है। तो इस जाइगोट या युग्मनज से लेकर पूर्ण विकासशील भ्रूण बनने तक बीच में कई अवस्था आती है, जैसे 2 कोश की अवस्था, फिर यहाँ पर आएगा कौन सा, ये बनेगा आपका 2 कोशिका, ये बनेगा आपका कौन सा, सस्पेंसर, फिर ये बनेगा 4 कोशिका अवस्था, फिर 8 कोशिका अवस्था, फिर 16, 32 ऐसे। तो ये जो युग्मनज से लेकर पूर्ण विकसित भ्रूण तक के बीच की जो अवस्था होती है उन्हें प्राग भ्रूण या प्रोइम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोइम्ब्रियो इज द स्टेज इन बिटवीन जाइगोट एंड मैच्योर एम्ब्रियो। इसमें विकास है। तो ये इसका कहना है कि प्राग भ्रूण में विदलन। एक पादप है यूरोपिया एक पादप है जो कि एक प्रकार का ऑर्किड अर्थात आदिपादप है, ठीक है। इसमें जो प्राग भ्रूण का विदलन या विदलन बहुभ्रूणता है और 3 तरीके से पाई जाती है, A, B और C, ठीक है। इसके अनुसार जो भ्रूण है उस भ्रूण में जो है अब कई बार अनियमित विभाजन हो जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप एक कोशिकाओं का समूह बनता है। कुछ विभाजन होंगे अनुप्रस्थ, कुछ होंगे अनुदैर्घ्य, अन्य, और उसमें से जो निभाग वाली कोशिकाएं होती हैं, निभाग वाली कोशिकाओं से अनेक भ्रूण बन जाते हैं, 1, 2, 3। ध्यान रहे, बीजांड काय वाले से छोर से नहीं बनते, ठीक है। तो इसे कहते हैं यूरोपिया नाम के ऑर्किड में जो कि अधिपादप है उसके प्रोइम्ब्रियो या प्राग भ्रूण में अनियमित विभाजन से अनेक कोशिकाएं बनती हैं और बीजांड निभाग वाले छोर की कोशिकाओं से अनेक भ्रूण क्या है उत्पन्न हो जाते हैं। और दूसरा है इसमें तंतुमय, इसमें भी प्राग भ्रूण में अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं और उनसे कई शाखाएं निकलती हैं, एक ब्रांच
दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच। ये ब्रांच तंतु या शाखा की तरह लगते हैं और इन प्रत्येक तंतु या शाखा से फिर अलग अलग भ्रूण बन जाते हैं, बनाते हैं, अलग अलग भ्रूण बन जाते हैं। और चौथा है, तीसरा है कि उस पराग भ्रूण में अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग भ्रूण का निर्माण करने लगती है। तो इस तरह से एक ही जाइगोट तो एक नर युग्मक और मादा युग्मक के संबंध से बना है, उसमें कई अन्य तरीकों से, चाहे वो आपका पानी में विभाजन से बना हो, तंतुमय हो या अलग अलग कोशिकाओं से नए भ्रूण का प्रकाश ना हो, ये पराग भ्रूण का भेद है। दूसरा हमने बताया था आपको, उसमें दूसरा बताया था बीजांड में जो है भ्रूण कोश, ये भ्रूण कोश है, इसमें एक है सहायक, दो सहायक कोशिकाएं हैं और एक अंड कोशिका है। और यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। आमतौर पर एक भ्रूण कोश में एक ही अंड कोशिका होती है, एक ही अंड कोशिका होती है, ठीक है। और जिससे नए युग्म का संलयन होता है, पहले युग्मनज बनता है और युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है। लेकिन कभी कभी भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका के अलावा, इससे भ्रूण बनता ही बनता है, इन सहायक कोशिकाओं से भी भ्रूण बन जाता है। भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका के अतिरिक्त सहायक कोशिकाओं से, मैंने पहले कहा था कि प्रतिमुखी कोशिकाओं से भी बन जाता है, लेकिन अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया, कल परसों में इसकी चर्चा की थी, ठीक है। तो अंड कोशिका से तो भ्रूण बनता ही बनता है, लेकिन साथ में अन्य कोशिकाओं से, जैसे सहायक कोशिकाओं से भी अगर यदि भ्रूण बनता है तो निश्चित रूप से एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाएंगे। और तीसरा जो है वो है कि बीजांड में आमतौर पर एक बीजांड में एक ही भ्रूण कोश होता है। ये बीजांड है, इसमें एक भ्रूण कोश है, आमतौर पर एक होता है, और एक भ्रूण कोश में एक अंड कोशिका होती है। लेकिन कल्पना करो यदि एक बीजांड में एक भ्रूण कोश, दूसरा भ्रूण कोश, तीसरा भ्रूण कोश हो, और प्रत्येक भ्रूण कोश में एक अंड कोशिका, यहाँ भी अंड कोशिका, यहाँ भी अंड कोशिका, तो इस अंड कोशिका से भी भ्रूण बनेगा, इस अंड कोशिका से भी भ्रूण बनेगा, इस अंड कोशिका से भ्रूण बनेगा, तो अपने आप ही एक से अधिक भ्रूण बनेगा। तो बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों की उपस्थिति और हर भ्रूण कोश में एक अंड कोशिका होती है जो क्या बनाती है, भ्रूण का निर्माण करती है। इस कारण भी बहुभ्रूणता हो सकती है। यहाँ भ्रूण कोश एक ही है और उसमें अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिकाओं से भी बन रहा है, चाहे वो निषेचन के से बने या बिना निषेचन के बने। और यहाँ पर एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश है। तो पहला पराग भ्रूण का वितरण, दूसरा भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास, तीसरा बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों की उपस्थिति, और चौथा जो है वो है बीजांड काय या अध्यावरण की कोशिका से भ्रूण का विकास। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रकृति में अपवाद बहुत सारे हैं। जैसे ये बीजांड बनाते हैं, एक अध्यावरण, दूसरा अध्यावरण, बीजांड काय और भ्रूण कोश, ठीक है। अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाहर ये है बीजांड काय और ये है अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण, ठीक है। सामान्यतः भ्रूण कोश से क्या होता है, अंड कोश होता है, लेकिन अब बीजांड काय या अध्यावरण से यदि भ्रूण का विकास हो रहा है और अंदर इससे तो हो ही रहा है भाई, भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका है, उससे भ्रूण का विकास तो होगा, लेकिन उसके अलावा बीजांड काय या अध्यावरण से भी भ्रूण का विकास होता है। तो एक बीजांड बाद में एक बीज में बन जाता है, तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। तो ये है आपका बहुभ्रूणता। अब इसकी सार्थकता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, इसका सबसे है 3-4 विज्ञान की शाखा है। उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर,
कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, आनुवांशिकी और पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, ये वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स और पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग, इनमें बहुगुणता का बड़ा महत्व है। जैसे पहले बता रहा हूँ आपको भी, अभी हमने कहा था कि बीजांड काय या अध्यावरण से भ्रूण का विकास होता है। जो भ्रूण बीजांड काय से विकसित होते हैं वे हूबहू मातृ पादप के समान होते हैं, उनमें नर का कोई भाग नहीं होता। प्रायः वो बिना निषेचन के बनते हैं क्योंकि असंगठन है, ठीक है। तो मानव समय जिससे मातृ पादप के लक्षणों या गुणों को बनाए रखा जा सकता है। दूसरा, प्रायः बीजांड काय से विकसित जो पौधे होते हैं, भ्रूण होते हैं, ठीक है, वे रोग रहित होते हैं, अर्थात उनमें विषाणु या जीवाणु से ग्रसित रोग आगे नहीं फैलता, हुए रोग रहित होते हैं। और तीसरा, इनका व्यावसायिक और आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिसका मातृ पादप के समान होंगे, अच्छे गुण वाले होंगे, और जो कि अगुणित अंड कोशिका से बनेंगे, बिना निषेचन के बनेंगे, भ्रूण बनेंगे, तो उनमें भी उसका कोशिका विज्ञान में गुणसूत्रों के निर्धारण और जीनों के निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस प्रकार से ये गुणता का क्या है, ये महत्व है। मैं समझता हूँ टॉपिक खत्म हो गया, आप उसको पढ़िए, इसको नोट सुनाइए और इस सत्र में लिखा जाए आप ऐसे बात, ठीक है। और आपको पहले इनके 4